आप ये भी कह रहे थे कि उसका जो नेचर है वो बहुत अग्रेसिव था जब आपसे वो मिला था 6 महीने पहले। क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको लगा कि वो बहुत अग्रेसिव है, एरोगेंट है? क्या क्या उसके जो बातें थी, किस बात से आपको वो लगा? एक्चुअली बातें जो कर रहा था वो काफ़ी जो है लगातार बोल रहा था और मेरी बात को सुन भी नहीं रहा था वो, और काफ़ी लाउड बोल रहा था वो। और लग रहा था, उसका बिहेवियर देख लग रहा था कि इज़ वेरी एरोगेंट। पेशेंट के जाने के बाद इन्होंने हम लोगों से भी कहा कि आज एक पेशेंट आया था जो कि बहुत ज़्यादा बोल रहा था, बोल रहे थे कि हम बॉम्बे से हैं, और बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे, सुनने को कुछ तैयार नहीं थे, अपनी ही बोलती जा रहे थे। तो इन्होंने हम लोगों से भी बल्कि ये चर्चा की। तो हाँ, तो मैंने बताया मैम, जो एक्चुअली दिल्ली का आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, तो सैलरी जो दिल्ली में है इट इज़ मच बेटर दैन इन मुंबई। वहाँ का आईटी सेक्टर डेवलप नहीं उतना है, दिल्ली का है, इसलिए वो दिल्ली आया हुआ है। लेकिन आज मालूम पड़ा कि वो क्राइम के लिए कैसे क्राइम किया है वो तो मालूम। आप डॉक्टर साहब के एसोसिएट लगती हैं। जब वो यहाँ पे आए थे उस टाइम पे, आफ्ताब जब आए थे, उन बातों में कभी उन्होंने श्रद्धा नाम की कोई लड़की का जिक्र कभी किया था? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। श्रद्धा नाम की किसी कोई कुछ जिक्र, बल्कि हमें ये लगा भी नहीं कि ये कुछ करके आए हुए हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है। बल्कि और पेशेंट से वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छी तरह बातें कर रहे थे कि उनके जाने के बाद हम लोग उनकी चर्चा कर रहे थे कि पेशेंट कितना बोल रहे थे, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी तरह वो थे। हिंदी नहीं बोल रहा था। हाँ। वो लगातार सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था, हिंदी एक शब्द नहीं बोला। तो और काफ़ी बोल्ड लग रहा था वो, बातचीत में लग रहा था काफ़ी बोल्ड है। सोच ही नहीं सकता कि वो ऐसा कुछ करके आए हुए हैं। आम पेशेंट से भी ज़्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छी तरह बात करना। मतलब इंग्लिश में बात? हाँ, इंग्लिश में ही कर रहे थे लगातार। बॉम्बे का बता रहे थे, हम बॉम्बे से हैं, ये है वो है। हाँ। लग रहा था कि मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से हूँ, और उसके मन में थोड़ा ये भी था कि जो है बिल्कुल एक शब्द भी हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बातें कर रहा था, और किसी को समझ में नहीं रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था मुझे इसका बिहेवियर से, जैसे यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। हाँ, इस तरह था। There you have the doctor who had operated a small wound of Aftab just before he collected, just after he collected the gun. तो आप श्रद्धा के डॉक्टर को सुन रहे थे। वो डॉक्टर बता रहे हैं कि जब वहां पर वो पहुंचा तो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, और डॉक्टर ने ये बात कही है कि जब वो आया तो थोड़ा एरोगेंट साउंड कर रहा था, अंग्रेजी में बात कर रहा था। यानी उसको देखकर, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से कतई ये नहीं लग रहा था कि उसने श्रद्धा की हत्या की, उसके 35 टुकड़े किए और उसको इन्हीं जंगलों में डिस्पोज ऑफ कर दिया। देखिए कितना माहिर शातिर हत्यारा था ये, कि न तो पड़ोसियों को पता लगा, न श्रद्धा के घर वालों को। मारा, बॉडी के टुकड़े किए, फ्रिज में रखा, और एक एक कर रात के अंधेरे में उन तमाम बॉडीज को इन्हीं जंगलों में डिस्पोज ऑफ कर दिया। और बड़ी खबर अब यह भी है कि उसके मोबाइल, लैपटॉप के जरिए अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। यहां से 10 डीएनए सैंपल्स मिले हैं, जिनका एक्सपर्ट जो फॉरेंसिक्स है उन डीएनए सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर ये जो सैंपल मिले हैं क्या। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमें आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। इसमें एक बड़ी खबर ये है, बड़ा अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में पुलिस किसी और का भी जो है इसमें देखती हुई नजर आ रही, किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रहा है पुलिस को। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए एसआईटी, उनसे भी हम बात करेंगे एसआईटी से। लेकिन बड़ी खबर यह है कि किसी तीसरे व्यक्ति की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, बड़ी भूमिका थी। अमित, क्या खबर मिल रही है? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस को भी शक है कि क्या कोई तीसरा पर्सन था जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन जो है वो खराब हो रहा था। क्योंकि देखिए, आफ्ताब ने बोला कि श्रद्धा लगातार उस पर शक करती थी कि वो किसी और से बात कर रहा है, उसको लगता था कि आफ्ताब जो है उसको चीट कर रहा है, और इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। और लेकिन आफ्ताब का कहना कि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आफ्ताब का जिस तरीके का कैरेक्टर लग रहा है, जिस तरीके से वो श्रद्धा को मारने के बाद भी फिर डेटिंग ऐप पे जाता है, फिर किसी लड़की को बुलाता है, तो लगता है कि हो सकता है कि इसमें कोई तीसरा भी हो, किसी और से वो लगातार क्लोज हो रहा हो, जो श्रद्धा को कहीं ना कहीं चुभ रही हो, और उसकी वजह से भी इसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल इस एंगल से भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है, और पुलिस जो है जैसे भी फोरेंसिक टीम अंदर है, पूरा का पूरा जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका डाटा खंगाला जा रहा है, उसकी जो हिस्ट्री है वो खंगाला जा रहा है कि क्या इसमें कोई और है, क्या किसी और के कांटेक्ट में लगातार जो है आफ्ताब था, क्या मर्डर करने के बाद उस रात वो किस किस से बात कर रहा था, किसके कांटेक्ट में था। ये तमाम चीजें जो है वो फिलहाल खंगालने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या पुलिस इस तरफ भी ध्यान देगी कि हो सकता है कि आफ्ताब ने इससे पहले इस तरह की किसी वारदात को अंजाम दिया हो?
देखिए फिलहाल उसकी जो हिस्ट्री है, पीछे की हिस्ट्री जो है, उसको लेकर के पूरा जो है वो मुंबई पुलिस से भी सपोर्ट मांगा गया है। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है इस मिशन पर मिलकर काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक पूछताछ में कुछ ऐसी बात सामने नहीं है, एक इसका कोई पिछला रिकॉर्ड है, लेकिन जिस तरीके से उसने मर्डर किया और जिस तरीके से मर्डर करने के बाद वो एक एक करके चीज़ों को छुपाता रहा, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आदतन ये इसका जो मानसिक लेवल है वो क्रिमिनल जैसा है। अब क्रिमिनल ये है या नहीं, इसको लेकर के जो है पूरा इन्वेस्टिगेट चल रहा है। इसने ये भी बताया कि, और हालांकि उसके सर्च हिस्ट्री से भी पता लगा है कि ये गूगल पर जाकर के लगातार ये सर्च कर रहा था कि किस तरीके से जो सबूत हैं वो सबूत किस तरीके से मिटाने हैं, कौन सा केमिकल इस्तेमाल करके वो ब्लड के स्पॉट्स या दूसरे मांस के जो टुकड़े जो फ्रिज के अंदर पड़े थे उसको कैसे क्लीन करें, ताकि कल को अगर किसी तरीके की कोई फोरेंसिक जांच होती है तो उसमें ना आए। अभी फोरेंसिक की टीम अंदर है, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक की टीम को भी काफ़ी मशक्कत हो रही है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है एक एक ट्रेसेस निकालने में, क्योंकि ट्रेसेस है नहीं पूरे तरीके से। केमिकल से जो है फ्रिज को क्लीन किया गया, घर को क्लीन किया गया। हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो फोरेंसिक की टीम फिर से उस फ्लैट में जाएगी, फिर से वो कोशिश करेगी कि कुछ उसको वहाँ पर कुछ सबूत मिले। इसके अलावा ऑटोप्सी क्या होता है, किस तरीके से एक बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं, किस तरीके से उसे काटा जाता है, बाकायदा इसकी पूरी जो प्रोसेस है, ऑटोप्सी की पूरे प्रोसेस को उसने गूगल पे जाकर के पढ़ा। तो आप सोचिए किस तरीके से उसने पूरी पहले मर्डर करता है, उसके बाद पूरे के पूरे बॉडी को कैसे काटना है और कैसे काट करके फेंकना है। एक और चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है कि पुलिस का कहना है कि रात को 2 बजे 12 बजे वो निकलता था और जो मांस के और जो बॉडी के जो हिस्से उसको फेंकता था, यहाँ तक कि उसको खुद नहीं पता कि कहाँ तक वो कितने अंदर तक चला गया, कहाँ पर उसने फेंका है, उसको खुद याद करने में काफ़ी समय लग रहा है। या तो पुलिस को बताना नहीं चाह रहा, या फिर वो अंधेरे में वो इतना अंदर चला गया और इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे यहाँ पर दोबारा आना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको रास्ता ही पता नहीं। नहीं भाई लाइफ। देखिए अमित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं किस तरह से फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है फोरेंसिक की टीम जो है और पुलिस की जो टीम है जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जंगल भी गई थी, वहां पर भी जांच पड़ताल की है, सीन रिक्रिएट किया है, आफ्ताब को लेकर गई, घर भी जाएगी, तो ये बड़ी बात है। अमित की तरफ रुक करते सीधे। अमित ओवर टू यू। मई के मंथ में मैंने उसको स्टिचेस लगाए थे, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि एक जो है एक यंग सा लड़का जो लेटा हुआ कैजुअल्टी में, एंड वो उसको छोटा सा लेसरेशन था एक्चुअली भाई। तो मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि आफ्ताब है ये। एक्चुअली फ्यू मंथ। ये कैसे हुआ आपको? तो मुझसे बोला कि मैं फ्रूट कट कर रहा था और ये एक्सीडेंटली कट हो गया, छोटा सा कट लग गया है, फ्रूट कट कर रहा था। तो मैं एक्चुअली वो देखकर उसको लग नहीं रहा था कि ये कोई क्राइम करके मर्डर करके आया, क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड लग रहा था। बातचीत में काफ़ी जो है ओवर कॉन्फिडेंट भी था, काफ़ी बोल्ड भी था और थोड़ा एग्रेशन था उसके बातचीत करने में। ऐसा लग रहा था काफ़ी एग्रेसिव है, मतलब हमारी नहीं सुनेगा ये, खाली अपनी कह रहा है ये। तो मैंने स्टेशन लगाया उसको। तो फिर इसके बाद वो बोलते बोलते खुद बोल रहा था और हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था। तो मैं आई वॉज क्यूरियस कि क्यों, कहाँ का है ये, दिल्ली का है, कहीं बाहर से कहीं आया हुआ है। मुझे डाउट हुआ शायद बाहर का है ये। तो बात करते करते बोलता है कि मैं डॉक्टर एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो मुझे लगा कि ये मुंबई से दिल्ली क्यों आया ये। मैंने पूछा उससे कि आप इधर क्यों आए दिल्ली में। तो उसने बोला कि ही सेड कि द IT सेक्टर ऑफ दिल्ली इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, सो आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी हियर, सो आई केम हियर। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि इधर अपना गुड़गांव का दिल्ली का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है और लोग बॉम्बे से आ रहे हैं जॉब करने। तो लेकिन वो काफ़ी, उसका बिहेवियर थोड़ा सा काफ़ी अग्रेसिव था वो, मतलब ऐसा वो बैठ भी नहीं रहा था। पेशेंट भी थे उस टाइम, काफ़ी भीड़ भी थी, तो वो बैठ नहीं रहा था। और मैंने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसको स्टेशन लगाया, ट्रीटमेंट दिया और उसको भेज दिया। और 2 दिन पहले जब पुलिस उसको लेकर आई तो मैं तो पहचान गया उसको कि ये तो आफ्ताब वही है, बॉम्बे वाला लड़का है ये। तो फिर बाद में दिल्ली पुलिस जो है मेरोली ब्रांच ने बताया कि सर इसने मर्डर किया हुआ है। तो मुझे लगा कि जिस दिन आया था शायद मर्डर करके आया होगा, उस दिन बता रहे थे वो डेट जो थी। और ये बिल्कुल उसको देखने से नहीं लग रहा था कि कोई नर्वस हो या उसकी बातचीत से लग रहा था कि इसकी कॉन्फिडेंस कम उसका हो रहा हो, बट ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। और बस इतना था मैम, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। लेकिन मैंने मेरे वाइफ से बोला
मेरी वाइफ बैठी है बगल में, मैंने को बोला कि एक लड़का आया था और उसको इंजरी था ऐसा ऐसा, और वो बॉम्बे से आया हुआ था। एक्चुअली ये मेरी वाइफ भी बॉम्बे से हैं, माटुंगा से हैं ये जो है। तो मैंने उनको बताया कि लोग जो है बॉम्बे से दिल्ली जॉब करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है उनको। तो ये बातें वाइफ को मैंने बताई थी। जी जी, मेरी वाइफ रेखा सिंह। हेलो, मैं डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ और MD हूँ एपेक्स हॉस्पिटल की। हाँ, MD हूँ। और वो पेशेंट इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके जाने के बाद हम लोग सब उनकी चर्चाएं कर रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस हमने कट लगे पेशेंट का देखा नहीं था अभी तक। जब से हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, किसी भी मतलब इंजरी वाले पेशेंट को इतनी बात करते, चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस, और किसी को अपने आगे कुछ ना समझना, खुद को ही सारा कुछ समझना, ये था। ऐसा पेशेंट हमने पहली बार देखा था, जो कि स्टिच लगवाने आया हो पर वही लगातार बोल रहा है और गजब का कॉन्फिडेंस उसके अंदर। उसके जाने के बाद हम लोग उसकी बातें कर रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है किसी के अंदर? कि मर्डर करने के बाद भी कॉन्फिडेंस है। मतलब हम लोग कोई शक नहीं कर सकते थे कि ये कुछ करके आए हुए हैं, बल्कि आम पेशेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। कोई नर्वस भी नहीं था, एकदम नर्वसनेस कुछ भी नहीं था। जबकि कट लगे लोगों को हम स्टिच करते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ बोलते भी हैं, पर ये एकदम कुछ नहीं, इनको कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं। एक्चुअली मैम जो मालूम पड़ा कि हमारे पास में हमारे जो नियर बाय शॉप से उसने अपनी नाइफ ली थी और वो बैग में रख रहा था। इसके बाद जो है उसको इंजरी हुई, और इंजरी जो थी ये सुपरफिशियल थी, कोई डीप नहीं थी, सुपरफिशियल, यानी जस्ट लग रहा था जस्ट जैसे कि स्किन और आपका जो फैट दिख रहा था। कोई उसके अंदर कोई डीप इंजरी से मसल वगैरह है या डीप फेशिया वगैरह होती है, वो सब नहीं थी, जस्ट सिंपल इंजरी, जस्ट स्किन एंड फैट। एंड मैंने उसमें देखा भी था उसको, कोई डीप वुंड नहीं था, कोई मसल कट नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल हुआ है, यानी जो है कहीं से नाइफ लग गई फ्रूट काटते समय, या फिर जैसे हुआ बता रहा कि बैग में डाल रहा था उसको, और बैग जो उसने पहना तो उसको इंजरी हुई। तो ऐसा कोई डाउट नहीं हुआ, और जो कॉन्फिडेंस था उसको देख के कहीं नहीं लगा कि कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा कि मर्डर करके आया हुआ आदमी है। जी जी मैम। मैम एक्चुअली ये जो वुड था बिल्कुल क्लीन वुड था, जो कट था क्लीन था, यानी कोई उसमें कोई जैसे मार्जिन्स होती हैं, बड़ी क्लियर मार्जिन्स होती हैं, उसमें कोई रैग्ड मार्जिन नहीं होती कि कटने में जैसे होता है रैग्ड मार्जिन्स होती हैं, ऐसा नहीं, पर क्लीन था, इट वॉज वेरी क्लीन। और ऐसा लग रहा कोई शार्प वेपन जैसे नाइफ की तरह लगा था, कोई नाइफ यूज हुआ है, और लेकिन कोई ऐसा मार्जिन ऐसा नहीं था कि कोई रैग्ड मार्जिन्स होती हैं या कोई इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं। तो सिंपल लग रहा था कि यस नाइफ से हुआ है बस। पुलिस ये भी नहीं पता लगा पाई है कि क्या किसी तरह का कोई ऑल्टरकेशन हुआ था आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में। अब अभी बहुत सारे तार डॉक्टर सिंह जुड़ने बाकी हैं। ऐसे में अगर आपने उस मरीज को देखा है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया है, आपने ये बताया कि वो लगातार इंग्लिश में बोल रहा था, बहुत रेस्टलेस लग रहा था, इम्पेशेंट था, और उसके बॉडी पर कहीं कोई खरोच, उसके कपड़ों पर आपने कुछ भी अलग सा नोटिस किया हो? नहीं, उसके और कोई इंजरी नहीं थी मैम, सिर्फ सिंगल इंजरी थी, वो लेसरेशन था। इसके अलावा कोई और भी कोई जैसे कोई कंट्यूजन या हेमेटोमा या कोई भी और कोई एब्रेजन वगैरह कहीं कुछ नहीं था। बस सिर्फ एक इंजरी थी, वो लेसरेशन था, क्लीन लेसरेटेड वुंड था, और वो लग रहा था नाइफ से हुआ है, मतलब कोई नाइफ से कट लग गया है। और जो बता रहा था मुझे कि कोई फ्रूट कट कर रहा था, सडनली लग गया मुझे, तो नाइफ से लग रहा था।
क्लियर कट, और कोई इंजरी नहीं था, कोई और भी कोई ब्रूजेज वगैरह, एब्रेजन, हेमेटोमा या कंट्यूजन, और कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं दिखा मुझे, कुछ भी नहीं था। और क्या कपड़ों पे किसी तरह के कोई निशान, आपने कुछ भी अनयूजुअल और सर उस दिन आफ्ताब के बारे में नोटिस किया था? और किस समय का वक्त होगा ये, मतलब सुबह का वक्त था, दोपहर का वक्त था, शाम का वक्त था, एग्जैक्टली आपको कुछ याद है? क्या अकेले हाँ, आया था, उनके साथ कोई था, क्या पैदल वापस गया है? हाँ नहीं, ये अकेले आया हुआ था, कोई साथ में इसका था नहीं, जो मैंने देखा इसको जो है, और अकेले आया था, अकेले चला गया था, और बाकी मेरे ज़्यादा से पूछताछ नहीं की, पर ये था कि हाँ ये मालूम पड़ गया, वो खुद ही बताया उसने कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, और बात करते करते जो है वो एक्चुअली हिंदी नहीं बोल रहा था, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था वो। तो बात करते करते मुझे डाउट हुआ, पता नहीं ये दिल्ली का है, बॉम्बे कहाँ का है, कहीं बाहर से आया हुआ है। तो उसने खुद ही बोला कि एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। सो आई आस्क्ड कि व्हाई डिड यू मूव टू दिल्ली? तो उसने बोला कि आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा है, अच्छी सैलरी मिल रही, तो मैं यहाँ मूव कर गया हूँ। हमने कहा वेरी गुड। तो फिर वो बैठा भी नहीं, बहुत ही रेस्टलेस था, जैसे लग रहा कि पता नहीं रेस्टलेस था, जैसे वॉक कर रहा था, कॉरिडोर में वॉक कर रहा था वो। और फिर इसके मैंने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे मेडिसिन लिखी और उसको मैंने फिर कट चले जाओ। ओके जी, और क्या इसको वापस आना था आपके पास? क्या आपने इसको इस तरह की कोई दवाई या स्टिचेस अगर आपने लगाए थे, क्या वो स्टिचेस ऐसे थे जिसको खुलवाने के लिए उसको वापस अस्पताल में आना था? क्या वो आया वापस? हाँ मैम, 1 हफ्ते बाद आया था वो, आफ्टर 7 डेज 8 डेज बाद आया था वो, स्टेशन निकाले भी। 1 हफ्ते बाद वापस आता है आप ही के पास से? बस स्टेशन, मैडम मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है शायद आया था वो, मतलब स्टिच निकलवाने के लिए आया था या हमारे स्टाफ ने निकाला होगा वो, मुझे लग रहा आया था, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है कि स्टिच निकालने के लिए आया था, शायद मैंने देखा भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैं एक्चुअली मैं मैडम इस एरिया में मैं अकेला सर्जन हूँ यहाँ पे छतरपुर में, तो ट्रॉमा केसेस काफ़ी आते हैं मेरे पास, और बहुत ज़्यादा आते हैं केसेस। तो एकदम से याद करना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं डेली 4-5 कर जाता हूँ, मतलब लेसरेशन ट्रॉमा करता रहता हूँ, सर्जरी। तो सर किसी को कुछ याद है जब ये दूसरे टाइम भी आया था, क्या तब भी अकेला था, और तब इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? कुछ भी आप लोगों को याद हो, आपने सुना हो, डिस्कस किया हो? मैम सेकेंड टाइम तो ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार में काफ़ी बातें इससे हुई थी, और उस टाइम का मुझे अच्छी तरह याद है कि इसका जो है बिहेवियर, इसका जो है बात करने का तरीका, सब कुछ उस टाइम था, लग रहा था। लगाते समय हम लोग ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ होते हैं। हाँ, उस टाइम पूछते हैं कैसे लगा, कहाँ से आया। में तो स्टाफ भी कर देता है या हम भी कर देते हैं, 1-2 मिनट का बस टाइम लगता है, ज़्यादा समय नहीं होता है। जी अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है डॉक्टर सिंह, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये एक नॉर्मल कट था, आप कह रहे हैं कि नॉर्मल कट था, बहुत डीप नहीं था, तो क्या ज़रूरी था कि आफ्ताब एक सर्जन के पास आए? मतलब क्या वो ऐसा वुंड नहीं था जो अपने आप ठीक हो जाता, या इतना डीप था कि उसको इस तरह के स्टिचेस की ज़रूरत थी? एक्चुअली मैम हीलिंग तो वैसे हो जाती है, अगर मान लें विदाउट स्टिच भी होती है हीलिंग हो जाती है, पर स्कारिंग रहती है, थोड़ा इसमें स्कार आता है। अगर स्टिच लगाता हूँ तो इसमें स्कार नहीं आती, तो वो अपने आप भी पट्टी कर सकता था, ड्रेसिंग कर लिया और वो हीलिंग हो जाती। पर वो आया था मेरे पास, तो मैंने देखा, हमने कहा बेटर कि मैं स्टिच लगा दूँ, कोई स्कारिंग ना हो आपको, और हीलिंग विल भी बेटर। तो वो एग्री कर गया था, और जब स्टिच लगाया तो उस टाइम बिल्कुल उसके अंदर कोई ऐसा नहीं, कोई उफ भी बोला, कोई इसको पेन नहीं हुआ, बिल्कुल पेनलेस। उसे लग रहा है कोई पेन उसको महसूस नहीं हो रहा है, वो काफ़ी बोल्ड आदमी है, कोई मतलब कोई शोर शराबा भी नहीं कर रहा है कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, कुछ चीख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल पेनलेस, कोई पेन उसको नहीं हुआ, बिल्कुल आराम से था, कंफर्टेबल। अच्छा, और डॉक्टर सिंह साहब, कई बार क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके कुछ वाइटल्स चेक करते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर और बाकी कुछ चीज़ें, आपकी पल्स रेट चेक की जाती है। आमतौर पे साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि ये इंडिकेटर्स होते हैं कि इफ़ यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो कई बार यू सी एन अनयूजुअली हाई पल्स रेट, हायर ब्लड प्रेशर। क्या आपको याद है कि इसका ब्लड प्रेशर, इसका पल्स, कुछ भी, और इसके वाइटल्स चेक हुए थे? क्या वो अब नॉर्मल थे? और मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ सर, क्योंकि दिस क्राइम इज एक्सट्रीमली गोरी, दैट इज वाई सर।
एक्चुअली मैम बस इसका ये था कि जो बिहेवियर था काफ़ी अग्रेसिव था और ओवर कॉन्फिडेंट। बातें कर रहा था तो लगातार बात करता जा रहा था, कुछ सुन नहीं रहा था, हमारी बात को भी नहीं सुन रहा था, और खुद बोलते बोलते बता भी रहा कि मैं बॉम्बे से आया हूँ और ये है वैसा बोल रहा था, और कुछ किसी को समझ भी नहीं रहा था। बस जल्दी जल्दी करो, मेरे जाना है, हु इज़ द डॉक्टर। और काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर था। तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस को मैंने किया, उसको स्टिच किया और मेडिसिन लिखी। इसके बाद वो फिर चला गया फिर वो। लेकिन लग रहा था कि देखने से लग नहीं रहा था। अच्छा कि सर, कोई क्राइम करके आया हुआ जी, मैम है, कुछ मतलब कहना आदमी के चाहती अंदर है कोई क्या? जैसे कोई नर्वस हो। हाँ कुछ देखने से मैम कुछ जैसे नर्वस नहीं लग रहा था। बिल्कुल नर्वस नहीं था, बिल्कुल भी आपको नहीं लगा कि किसी तरह डरा हुआ है या स्टिचेस के दौरान डर रहा है। सर ये स्टिचेस में क्या आप एनेस्थीसिया देते हैं? क्या एनेस्थीसिया में ये हुआ या इस पर्सन ने बोला कि एनेस्थीसिया के बिना ये स्टिचेस लेंगे? मैम इसको लोकल एनेस्थीसिया दिया तो कोई पेन कंप्लेन नहीं किया कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम साइलेंट था वो। काफ़ी जैसे कि उसका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था और काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट। कोई पेन की कोई कंप्लेन नहीं किया कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर कुछ नहीं बोला। इस चीज़ लगाने के बाद जो है आराम से चला गया, यहाँ से फिर वॉक करके गया और मुझे कोई डाउट भी नहीं हुआ कि ये मर्डर करके आया हुआ है। अच्छा, अब कोई डाउट नहीं था बिल्कुल कि इतना बड़ा क्राइम करके आदमी आया हुआ है। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि शायद अगर मर्डर के बाद सबसे पहले वो किसी के पास आया हो, शायद वो आप लोग ही हो। तो आम तौर पर व्यक्ति जब इस तरह का एक क्राइम कर आता है तो बहुत सारे आपके इमोशंस होते हैं, शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ इंडिकेट करती है। अब सर मुझे विस्तार से ये बताइए कि आप नॉर्मल किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं वर्सेस आपने आफ्ताब को ट्रीट किया, तो क्या फ़र्क लगा आफ्ताब में वर्सेस अ नॉर्मल पेशेंट? आपको क्या लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है? अच्छा मैम, एक्चुअली देखने से उसका जो आई टू आई कॉन्टैक्ट था वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल मेरी आंखों में देख रहा था, हमें भी देख रहा था, और उसको देख के नहीं लग रहा था कि ये कुछ डर रहा है, कुछ एंक्सस लग रहा है इसका, या बॉडी लैंग्वेज का अलग लग रही है, कुछ मतलब डरा सहमा लग रहा है मुझे। बिल्कुल मेरे आंखों में देख रहा था, आई टू आई कॉन्टैक्ट हमारा था उसका, और बात करने से एकदम फ्लुएंट था, मतलब फ्लुएंट था, बिल्कुल तेज़ी से बोलता जा रहा था और बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहा था। तो कहीं से कोई डाउट नहीं लग रहा था कि ये इतना बड़ा क्राइम करके आया हुआ है। बल्कि आम पेशेंटों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, एकदम अलग लग रहा था वो कि उनके जाने के बाद हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मतलब कितना इसके अंदर वो था कि ना कोई पेन होना, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई। और खुद बता भी रहा मैं बॉम्बे से आया हूँ, मैंने पूछा भी नहीं कहाँ से हो, खुद बोलते बोलते कह रहा है कि मैं बॉम्बे से हूँ, और हिंदी बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश बोल रहा है। तो मैंने इससे पूछा खुद बोल रहा कि एक्चुअली यू नो आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। So I asked him, why did you move to Delhi? Then he said, because you know the IT sector of Delhi is very well developed and I am getting very good salary here, so I moved to Delhi. उनका ओके फाइन। लेकिन ऐसा मैंने पूछा नहीं कि अकेले रहते हो या कोई आपके साथ ज़्यादा बात करो तो बुरा मान जाता है कि इतना सवाल क्यों कर रहे हो डॉक्टर आप मेरे से। तो ये मुझे नहीं लगा कि ये मैरिड है या कोई साथ लड़की कोई रहती है, क्या इसका है। हम ये पूछ भी नहीं सकते लोगों से। ज़्यादा पूछें तो बुरा मानते हैं कि आप इतना सवाल क्यों कर रहे हो, आप डॉक्टर हो, आप ट्रीट करो। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बातों में लग रहा था कि ये जो है कि लड़का नया है इस शहर में, यहाँ दिल्ली में। अच्छा, और डॉक्टर सिंह साहब जब ये आपके पास बैठा था कितना समय आपके पास ये बैठा होगा? क्या उस दौरान इसका कोई फ़ोन आया, इसने अपना फ़ोन चेक किया, या और कुछ आपने ऐसा इसकी और कोई मूवमेंट नोटिस की हो, या हर समय वो आप ही से बात कर रहा था? हाँ मैडम, मेरे को जैसे मैं देख रहा हूँ आंखों में बिल्कुल आई टू आई कॉन्टैक्ट था इसका, और बात करने से कहीं रुक नहीं रहा था, कहीं नर्वस हो रहा था, कुछ नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। और फिर मैंने बोला अपने स्टाफ को, देखो ये लड़का बॉम्बे से आया हुआ है, दिल्ली जॉब, मैंने इसलिए बताया कि देखो बॉम्बे से आया है, दिल्ली आया जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ का IT सेक्टर काफ़ी अच्छा है, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है। अब देखो लोग बॉम्बे से दिल्ली भी आते हैं जॉब करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं लोग कि मतलब मोस्टली लोग दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, पर काफ़ी लोग बॉम्बे से दिल्ली आते हैं और सिटी से भी, हैदराबाद से भी आते हैं, ताकि अच्छी सैलरी मिले यहाँ पे दिल्ली में। तो इस पर मैं बोल रहा था कि देखो ये लड़का आया हुआ है ये,